हेलो स्टूडेंट। हाँ, तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि लास्ट हम जहाँ तक आप लोग को पढ़ा के छोड़े थे वहाँ से हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में। हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और जैसे हम लोग पढ़े थे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट को अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर वेट ऑफ द एलिमेंट्स को अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस। उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस और ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, जब हम लोग वेट ऑफ द एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम, देन इट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंस। सो द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है हम लोग को, कैसे हम लोग समझेंगे एक्चुअली। जैसे हमने एक लिया एक H2SO4 रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्म Na2SO4 प्लस वाटर। ये हम लोग का सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब एसिड और बेस क्या होगा, रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो H2SO4 एसिड है, H2SO4 एसिड का एन फैक्टर क्या होता है 2, अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये NaOH इसका बेसिक एसिडिटी कितना है, OH माइनस रिप्लेसेबल यहाँ पर कितना है 1 है, इसलिए इसका एन फैक्टर हो गया 1। तो हमने लिखा है यहाँ पे एन फैक्टर ऑफ H2SO4 और हम लोग यहाँ पे लिख दिए एन फैक्टर ऑफ NaOH। अब हम क्या कर रहे हैं कि एन फैक्टर रेशियो, अगर एन फैक्टर रेशियो ऑफ H2SO4 एंड NaOH करेंगे तो क्या मिल रहा है हमको 2:1। तो अब उसको हम एन फैक्टर रेशियो को मोलर रेशियो में हम कैसे चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एन फैक्टर रेशियो का रेसिप्रोकल जो वैल्यू होता है वो होता है मोलर रेशियो, यानी इसको हम रिवर्स कर दिए तो मोलर रेशियो ये हमारा हो गया, मोलर रेशियो इज इक्वल टू 1:2 हो जाएगा। जब क्योंकि हमारा एन फैक्टर रेशियो अगर 2:1 है तो मोलर रेशियो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1:2। क्योंकि अब यहाँ पे वही पॉइंट को हम फिर से रिपीट कर दिया, द मोलर रेशियो is the reciprocal of n factor ratio. Molar ratio is always the reciprocal of n factor ratio for any chemical reaction. किसी भी chemical reaction के लिए जो उसका n factor ratio होगा उसका reciprocal जो होगा वो molar ratio होगा, और vice versa मतलब अब जो एन फैक्टर रेशियो का रेसिप्रोकल होगा मोलर रेशियो और मोलर रेशियो का रेसिप्रोकल होगा एन फैक्टर। क्लियर, मोलर रेशियो का रेसिप्रोकल क्या होगा एन फैक्टर, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एन फैक्टर का रेसिप्रोकल क्या हो रहा है मोलर रेशियो, तो उसी तरह से ये अगर हमें मोलर रेशियो मालूम है, हमको एन फैक्टर अगर मालूम करना पड़ा तो हम क्या करेंगे कि मोलर रेशियो का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो एन फैक्टर हम लोग को मिल जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिया है A+B रिएक्ट टू फॉर्म द C+D, ए केमिकल रिएक्शन। सपोज करते हैं हम एन फैक्टर ऑफ ए कितना है x है, एन फैक्टर ऑफ ए x है और एन फैक्टर ऑफ B कितना है y है। तो उस केस में मोलर रेशियो इसका क्या हो जाएगा, मोलर रेशियो फॉर दिस, क्योंकि इनका एन फैक्टर का रेशियो क्या हो जाएगा x:2। ए और बी का एन फैक्टर का रेशियो क्या होगा भाई, एन फैक्टर रेशियो क्या होगा यहाँ पे, एन फैक्टर रेशियो अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो एन फैक्टर रेशियो क्या हो जाएगा इसका x:y, तो इसका मोलर रेशियो क्या हो जाएगा y:x, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं कि यानी मोलर रेशियो क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ द एन फैक्टर रेशियो। हाँ, तो देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी हम बताए थे आप लोगों कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इट इज आल्सो टेकन इन द ग्राम। वेट ऑफ द एलिमेंट ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये सभी एक ही बात है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। नाउ इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एलिमेंट बाय एन फैक्टर। डिफरेंट एसिड बेस सॉल्ट सबका एन फैक्टर निकालने के लिए हम तरीका आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए क्या, इक्विवेलेंट वेट के जगह पे सेम फॉर्मूला हम लिख दिया, वेट ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब अगर इसको अपने अरेंज करते हैं तो ये एन फैक्टर ऊपर चला गया तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ये वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हम लिख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद
तो यहां से हम लोग को क्या मिला कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर ए के लिए जो हम लोग एलिमेंट्स ए का जो हम लोग बात कर रहे थे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू एन फैक्टर फॉर बी। तो हम लोग अभी देखें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए क्या हो गया, क्योंकि ए के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स क्या लिए थे, नंबर ऑफ मोल्स हम ए के लिए मान लिए थे y था, क्योंकि मोलर रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ, क्योंकि एन फैक्टर x था, एन फैक्टर इज x एंड उसका उल्टा हो गया मोलर रेशियो, तो y इंटू एक्स हो गया। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ b क्या हो गया, xy, ये x इज द नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि ये x जो था ये n फैक्टर था a का, तो b के लिए ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, यानी मोलर रेशियो हो गया इसका, मोल्स हो गया, और ये y इसका d का n फैक्टर है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या, इजीली हम लोग ये फाइंड कर पाए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ a इज इक्वल टू y इंटू एक्स एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ b इज इक्वल टू x इंटू y। तो इसको अगर हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब हम लोग एक्स वाई दोनों ही केस में आप लोग देख पा रहे हो कि दोनों ही केस में ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। दोनों ही केस में ग्राम इक्विवेलेंट एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात हुआ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि इस इक्वेशन के लिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां से ये पता चल गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। तो इसी हिसाब से हम लोग इसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C is equals to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। तो ये